आम एक फार्मर की बात करूं, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। वो बोल रहा है कि अगर एक बिल पास होने के बाद अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आ गए तो हमारा स्टेक्स का रहेगा। पंजाब के हमारे पूरे किसान इस प्रोटेस्ट में एकजुट होकर खड़े हो गए और आप देखिए कितनी खूबसूरती से वो अपनी एकजुट और एक स्तर पे अपनी बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इमीडिएटली इस पर अपनी सीरियसनेस दिखाकर इस पूरे इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। आने वाला टाइम एक बड़ा सुनहरा जम्मू कश्मीर का टाइम होगा। साथ ही मैं लैंड की भी बात करूँ, आज हम वेलकम करते हैं बाहर से इंडस्ट्री में, हम वेलकम करते हैं कि बाहर से बड़े बड़े उद्योगपति आए यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिले। बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर की आवाम की, जो हमेशा ही डेवलपमेंट पे चलना चाहती थी, पर यहाँ के लीडर्स ने जम्मू वर्सेस कश्मीर हमेशा ही बनाया गया। आप बताइए मुझे कौन से लीडर्स हैं जम्मू के आज जो डेवलपमेंट के अलावा, आप देखिए डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती। बेसिक एक फैसिलिटी 4G की फैसिलिटी से आज आपने हमारे यहाँ के युवा को रोका हुआ है, क्यों भाई? आज जमाना 5G 6G किस तरफ जा रहा है और हम वी आर स्टिल हियर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक फैसिलिटी ऑफ 4G। आज मुझे लगता है कि आज जो आम जनता है वो जाग चुकी है, यहाँ का युवा जाग चुका है। उनको पता है कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि जितनी भी अगर आप इनकी बयानबाजियां देखो, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबकी कहीं ना कहीं बयानबाजियां जो हैं कोरिलेट करती हैं कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए 370 और 35A की आड़ पे आज ये बात करते हैं। आज चले गए, हमें 370 और 35A चला गया। कितनी डेवलपमेंट होगी थी जम्मू कश्मीर की पहले 370 या 35A की? छोड़ो ना 370 और 35A की पॉलिटिक्स छोड़ो, आज उस स्तर से आगे निकलो और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करो, जो आम यहाँ का युवा चाहता है, जो आम यहाँ का नागरिक चाहता है, पर जमीनी स्तर पे वो नहीं दिख रहा कहीं पर। नमस्कार, NH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। NH1 न्यूज पर आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंटरनेशनल रनर गौरव गुप्ता से, और ये फॉर्मर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से 26 नवंबर को देश भर में फार्म्स बिल को लेकर प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन देश भर में जो हैं वो दिल्ली में जाएंगी और प्रोटेस्ट करेंगी। उसका असर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पड़ेगा, यहाँ का जो बिजनेस क्लास है और जिस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस तरीके से देखते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट का असर क्या होने वाला है? देखिए, ये जो इस समय जो एक स्थिति बनी है, बड़ी भयंकर सी स्थिति है, जिसमें सारे आप देख रहे हैं पंजाब के तकरीबन जितने फार्मर्स हैं सारे दे आर प्रोटेस्टिंग। अब मुझे लगता है कि जो 26 का जो उनका अनाउंसमेंट है, जिस तरीके वो दिल्ली की तरफ रुख करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज अगर वो कहीं ना कहीं अगर कल को जाकर ये 26 को अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसका बहुत बड़ा एक असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट पंजाब से ही, अगर आप देखें पंजाब से सीधे ही सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, तो अगर इनका प्रोटेस्ट अगर कहीं पर जाकर एक वायलेंट होता है या बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर की अगर इकोनॉमी की भी मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ आज केंद्र सरकार को कि इनके जो भी मसाल हैं, जो भी इनके मसले हैं, उनको सुना जाए और कोई एक एम्लिकेबली एक वे आउट निकालकर, जो इतने देर से इन्होंने प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में करके रखा है, जिसके कारण ऑलरेडी आप देखें कि ट्रांसपोर्ट का भी अगर आप पूरा देखें डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है केंद्रीय सरकार को इसको एक गंभीर रूप से देखना चाहिए। और जिसके कारण मुझे लगता है कि जो 26 को इनका प्रोटेस्ट है, उससे पहले ही इस पूरे इशू को उनके साथ बात करके कुछ ना कुछ उसमें प्रावधान करने के बाद इस पूरे इशू को रिजॉल्व कर देना चाहिए। तो फार्म बिल को जिस तरीके से पास किया गया और काफ़ी वक्त हो चुका है इस समय, मगर पंजाब में आप देखेंगे तो रेगुलर प्रोटेस्ट जारी है। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कई बार जब बात ये की जा रही है कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, तो उस पर क्या आपका टेक है? क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में भी अगर आप बात करते होंगे फार्मर से, तो उनकी क्या सोच है? और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या पूंजीपति सचमुच उनकी जो है हक वो मारेंगे? देखिए, आज अगर मैं आम एक फार्मर की बात करूं, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। वो बोल रहा है कि अगर एक बिल पास होने के बाद अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आ गए तो हमारा स्टेक्स का रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस करके या पॉलिटिकली बेस्ड है। मुझे लगता है कि एक आम इंसान आज एक आम बात कर रहा है, और जिसको एक बड़ी गहराई से केंद्र सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा अगर पॉलिटिकल बेस भी हो तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता। आज आप देखिए पंजाब के हमारे पूरे किसान इस प्रोटेस्ट में एकजुट होकर खड़े हो गए, और आप देखिए कितनी खूबसूरती से वो अपनी एकजुट और एक स्तर पे अपनी बात कर रहे हैं। तो इट मींस कि कुछ ना कुछ उनको इनसिक्योरिटी है उन फार्मर्स की। बिल्कुल
जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जायज़ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इमीडिएटली इस पर अपनी सीरियसनेस दिखाकर इस पूरे इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। तो गौरव जी, धारा 370 को हटे हुए साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है और जिस तरीके से यूनियन टेरिटरीज बनाएगी और एक बात कही जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में अब जो है डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू होगा, यहाँ पर तरक्की होगी, बाहर से लोग आएंगे, अब तो ज़मीनें भी आप खरीद सकते हैं। तो क्या लगता है, आपने अभी तक कितना चेंज देखा है, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं इसमें करूं कि धारा 370 और 35 से जब चला गया और ऑलमोस्ट आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 को जब ये फैसला लिया गया, तो मैं अपने जम्मूइट्स की बात करूं या हम अपनी यहाँ की बात करें, हमें एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि ये पूरा हटने के बाद एक सी चेंज होगी जिसमें जम्मू कश्मीर की एक नई किस्म की छवि सामने आएगी और जम्मू कश्मीर में प्रगति होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जब धारा खत्म हुई 35 को उठाया गया, उसके बाद यहाँ पर पहले 2-3 महीने लगे सेटल ही होने में, उसके बाद कोरोना आ गया। एज सच एज ऑन टुडे अगर मैं बात करूं, कोई इतना बड़ा कोई डेवलपमेंट का स्तर वो सामने नहीं है। आज आप देखिए जम्मू एड्स को, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की युवाओं को अगर मैं बात करूं, आज एक बेसिक 4G की फैसिलिटी से आपने वंचित रखा है। आप इतने ज्यादा इश्यूज हैं, अब एक एक करके अगर मैं उठाने आऊं, नो डाउट डेवलपमेंट के स्तर पे हम लोग बिल्कुल जा सकते थे, पर अगर सारा माहौल ठीक रहता। बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर कोविड भी आ गया। क्या पता केंद्र सरकार के बहुत से ऐसे प्लान्स थे कि उन्होंने उस समय क्या करना था, पर कहीं ना कहीं कोरोना का संकट भी बीच में आ गया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके ये पूरे के पूरे डिसीजंस लिए जा रहे हैं बाहर से, आपने देखिए कि अभी अनाउंसमेंट हुए लैंड लॉस को भी लेकर, मुझे लगता है कि आने वाला टाइम एक बड़ा सुनहरा जम्मू कश्मीर का टाइम होगा। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब्स की बात करो या लैंड लॉस की बात करो, जॉब्स की भी अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारे लोकल जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए जरूर उसकी कहीं ना कहीं इनको फिक्स करनी चाहिए रेशो। और साथ ही मैं लैंड की भी बात करूँ, आज हम वेलकम करते हैं बाहर से इंडस्ट्रीज आए, हम वेलकम करते हैं कि बाहर से बड़े बड़े उद्योगपति आए यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिले। अब मेरे कहने का मतलब इसमें बड़ा कैटेगरी एक मैसेज है कि हम चाहेंगे बड़े बड़े उद्योगपति आए। जब आप देखिए बड़ी एक इंडस्ट्री आती है ना, उसके छोटी इंडस्ट्री तो उसके साथ जुड़ी होती हैं, वो भी सारी ग्रो करती हैं। पर आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट हो, आज उस इंडस्ट्रीज में अगर और उससे छोटे जैसे ऑर्डर्स हैं, इंडस्ट्री बाहर से रॉ मटेरियल ना ले, मुझे लगता है कि प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि आज जम्मू एंड कश्मीर एक अपने आप को एक उस तरफ से सोच रहा है कि ये एक तो 35 से भी चला गया, 370 भी चला गया, अब आगे आने वाले टाइम पे पता नहीं हमसे और क्या क्या लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि हमें काफी आशाएं हैं केंद्र सरकार से कि आने वाले टाइम पे जो भी आगे डिसीजंस होंगे वो हमारे हित में होंगे। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, आप खुद भी एक बिजनेसमैन हैं। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से हमेशा एक कंसर्न जताया जाता है जो भी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट है कि उनका माल जो है वो बिकता नहीं है, अगर बिकता भी है तो यहाँ पर वो पंजाब नहीं बेच सकते, हरियाणा नहीं बेच सकते या दूसरी स्टेट्स में नहीं बेच सकते, वो एक दिक्कत उनकी है। और दूसरा जिस तरीके से टोल प्लाजाज का सिलसिला जारी है, उससे उनकी दिक्कत और बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से बूस्ट मिलना चाहिए? क्या आपको कोई लगता है कि यहाँ स्पेशल पैकेज से ही ये मसला हल होगा या इसके लिए कुछ अलग प्लान लाना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कभी भी अगर आप किसी भी सेक्टर की अगर आप बात करो ना, अगर आप एनहांसमेंट की बात करो, मुझे लगता है कि उसके लिए प्रॉपरली एक रोड मैप होना चाहिए, एक उसका एक पूरा एक प्लान सामने होना चाहिए कि जिस स्तर पे हम लोग चलें और किस तरीके हम अपनी इंडस्ट्री को या अपने यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनको हम बूस्टअप कर पाए। नो डाउट इन इट, ये पूरा साल हमने पूरा कोविड में निकाला और हर एक आदमी इसमें जकड़ा गया कहीं ना कहीं। आज हमें बहुत आशाएं हैं केंद्र सरकार से और हमें बहुत उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे प्रावधान लिए जाएंगे, हमें स्पेशल इंसेंटिव आएंगे। क्योंकि बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अगर आप देखिए, अगर टोपोग्राफी में देखिए, हम एक डेड एंड पे हैं, हम ऊपर है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आज समझना चाहिए और इमीडिएटली, जैसे अभी पीछे आपने देखा कि पीछे एक इंडस्ट्रियल पूरा 24,000 कनाल का अगर मैं बात करूं, पूरा एक उद्योग के लिए, पूरी एक इंडस्ट्रीज के लिए पूरी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक बड़ा एक स्टेट बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी डेवलपमेंट्स है, अगर आप इनको एक ब्रॉडर सेंस में देखो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा आने वाला समय जो होगा सुनहरा होगा। और मैं वेलकम करता हूँ इसमें जो केंद्र सरकार का डिसीजन था, जो पीछे जो इतने कैनाल्स की जो जगह दी है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। तो सर, इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर, जब यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जम्मू और कश्मीर के लिए लड़ते हैं
अलग अलग स्टेटमेंट्स आती है, तब क्या क्या आपको दुख होता है कि इस तरीके की स्टेटमेंट, जबकि ये एक ही स्टेट है। दूसरा, जब यहाँ पर लैंड लॉस की बात की गई, जब यहाँ पर नए लैंड लॉस आए तो कहा जा रहा था कि नुकसान सिर्फ जम्मू को होगा, जो भी बाहर के लोग आएंगे जम्मू में बसेंगे, कश्मीर में कोई नहीं जाएगा। तो इस धारणा को बदलने की कितनी ज़रूरत है? क्यों इतना साइकोसिस और फेयर का माहौल बनाया जा रहा है कि कश्मीर में कोई नहीं जाएगा? देखिए, एक फेयर साइकोसिस का माहौल जो है हमारी यहाँ की, अगर आप लीडरशिप की बात करो ना, बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर की अवाम की, जो हमेशा ही डेवलपमेंट पे चलना चाहती थी, पर यहाँ के लीडर्स ने जम्मू वर्सेस कश्मीर हमेशा एक बनाया गया। जम्मू वर्सेस कश्मीर एक लड़ाई लड़ाने की एक जंग जारी रखी, जिसमें वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो कोई ना कोई स्टेटमेंट देते थे। ऐसी स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि हमारे जितने तमाम लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको इस पूरी स्टेटमेंट से अपने आप को पीछे रखना चाहिए और सिर्फ आज एक ही बात करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की आवाम सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है, नथिंग एल्स। एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल, अगर आप यहाँ का हमारा युवा की अगर आप बात करो, हमारी आवाम की बात करो, वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करेगा। आज आप देखिए, आप हमारे कितने सेक्टर्स हैं, हेल्थ इंफ्रा की अगर मैं बात करूं, अगर आज टूरिज्म की बात करूं, आज हमारी इतनी ज्यादा और हमारी इतने ज्यादा सेक्टर थे जिसमें हम बात नहीं करते। इधर यहाँ पर कोशिश होती है कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए जम्मू से कोई स्टेटमेंट दे रहा है, फिर कश्मीर से स्टेटमेंट दे रहा है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए और इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इस स्तर से ऊपर निकलकर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, जो कि मुझे बड़ा दुख होता है। आप बताइए मुझे कौन से लीडर्स हैं जम्मू के आज जो डेवलपमेंट के अलावा, आप देखिए डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती। आप लखनपुर क्रॉस करते हैं, आपके साथ में बसोली है, क्या खूबसूरत नजारे हैं। बसंतगढ़ की बात करो, इतने ज्यादा एरियाज हैं जो आज अपने आप को वंचित फील करते हैं, बोलते हैं कि हमें क्यों डिप्राइव, हमें क्यों लग रखा गया, क्योंकि आपका कभी आपका विजन ही नहीं आया उस साइड पे कि हम इनको भी डेवलपमेंट करते हैं। आज अगर मैं यहां से निकलते जाऊं, अगर आप पुंछ की बात करो, मुगल रोड की बात करो, क्या खूबसूरती है सारी साइड, भद्रवाह की बात करो, आपको नहीं लगता कि इन टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहिए था ताकि यहाँ पे टूरिज्म का स्तर बढ़ता और जम्मू कश्मीर एक प्रगति के स्तर पर चलता? पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लीडर्स जो है, डेवलपमेंट की जो बात जो मैं सोचता हूँ कि जो होनी चाहिए वो कहीं देखने को मिलती नहीं है। अब आप देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया है, बेसिक एक फैसिलिटी 4G की फैसिलिटी से आज आपने हमारे यहाँ के युवा को रोका हुआ है, क्यों? पर आज जमाना 5G 6G किस तरफ जा रहा है और हम वी आर स्टिल हेयर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक फैसिलिटी ऑफ 4G। मुझे लगता है कि अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सारा अपना ये सारी चीजें छोड़कर, अपनी बयानबाजियां छोड़कर, एक ही सिर्फ एक मैसेज है हम सबके लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं डेवलपमेंट की बात करें। जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर का युवा, आज एम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप किस तरीके हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ाएंगे, किस तरीके अपने यहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको एडजस्ट करेंगे, पर इन इश्यूज पे कोई बोलता ही नहीं है। मुझे बड़ा आज दुख होता है। आप देखिए, आप सबकी स्टेटमेंट्स नोट करिए, nobody is talking about the developmental part of Jammu and Kashmir. That is the most unfortunate part. आज मुझे लगता है कि आज जो आम जनता है वो जाग चुकी है, यहाँ का युवा जाग चुका है, उनको पता है कि हमें अब क्या करना है। क्योंकि जितनी भी अगर आप इनकी बयानबाजियां देखो, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबकी कहीं ना कहीं बयानबाजियां जो हैं कोरिलेट करती हैं कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए। आज अगर आप बात करेंगे 370 और 35A के बाद आज जाने के बाद, आज हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ सीख मिली होगी। आप मुझे बताइए, 370 और 35A की आड़ पे आज ये बात करते हैं, आज चले गए, हमें 370 और 35A चला गया, कितनी डेवलपमेंट होगी थी जम्मू कश्मीर की पहले 370 या 35A की? छोड़ो ना 370 और 35A की पॉलिटिक्स छोड़ो, आज उस स्तर से आगे निकलो और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करो, जो आम यहाँ का युवा चाहता है, जो आम यहाँ का नागरिक चाहता है, पर जमीनी स्तर पे वो नहीं दिख रहा कहीं पर। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप इंटरनेशनल मैराथन रनर भी हैं और कोविड का नई वेव जिस तरीके से शुरू हुई है उससे जम्मू में आपने देखा होगा, जम्मू और कश्मीर में किस तरीके का असर हो रहा है और देश भर में भी उसका असर हो रहा है। तो क्या आपका मैसेज रहेगा कि युवा, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वो तो गाइडलाइंस पहले से बनी है, मगर अभी जो इस तरीके का सीजन आया है और नई वेव एक कोविड की आई है, उस पर किस तरीके का बचाव करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आने वाले जो 15-20 दिन है, एक्सपेक्टेड है कि उसमें जो है इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ कोरोना के, मतलब जितने कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। अभी पीछे आपने देखा दिवाली का फेस्टिवल निकला, फिर शादियों का सीजन चल रहा है, इस समय लोग जो है ना, लोगों ने कुछ थोड़ी ढिलाई कर दी है, मास्क, दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, यंगस्टर्स घूम रहे हैं विदाउट मास्क। मैं उन सबको अपील करना चाहता हूँ, आप अपने घर में जो आपके लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, 55 ईयर्स के ऊपर हैं, आप उनके लिए एक सॉफ्ट कैरियर बनते जा रहे हैं और आपकी यही सब नज़र, जो आप जिस तरीके से आपकी जो एक हरकतें हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों में डाल देंगे। क्योंकि जो लोग कोमॉर्बिड होंगे,
दे आर द सॉफ्ट टारगेट्स। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का इशू है, जिनको किडनीज का इशू है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे कोरोना संकट के सबसे बड़े टारगेट, सबसे बड़ा चैलेंज उन्हीं के लिए है। तो आज मेरा मैसेज उन सबके लिए बहुत ज्यादा क्लियर है, बिल्कुल डिलाई ना करें, कोरोना को बड़ा सीरियसनेस से लें, क्योंकि आने वाले जो एक्सपेक्टेड है, आने वाला जो टाइम हमें दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, आने वाले 15-20 दिन, बिकॉज विंटर्स आ चुकी हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। विंटर्स में ऑलरेडी जो हमारे यहाँ के लोग हैं, आप देखिए कई लोगों को विंटर्स में चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को चेस्ट कंजेशन हो जाती है, कई लोग जो है वो ऑलरेडी हर साल इस पूरी विंटर्स के जैसे मौसम चेंज होता है वो विक्टिम बनते हैं। आज उनके लिए कहीं ना कहीं पे ये डबल चैलेंज है, और आज कहीं ना कहीं उनको एक ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, बिकॉज जो आने वाला समय है, मुझे कहते हुए बिल्कुल दुख नहीं हो रहा कि आने वाले जो दिन है, मुझे लगता है कि ये कोरोना का जो स्तर है बढ़ जाएगा। और नो डाउट इन इट कि आज वैक्सीन आ गई है। आज फाइजर और मोडर्ना बोथ आर क्लेमिंग कि दे हैव कम अप विद द वैक्सीन। बट आज सबसे बड़ा चैलेंज एक हिंदुस्तान के लिए ये भी बन चुका है, क्योंकि -70 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना। फर्ज करो आपको अगर वैक्सीन लगानी है, कोरोना की वैक्सीन लेनी है, आपको सबसे बड़ा जो आज चैलेंज है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ -70 डिग्रीज। आपको उसके लिए पहले कोल्ड स्टोर बनाने पड़ेंगे जहां से भी वैक्सीन आएगी। तो अभी ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये आप मत सोचिए वैक्सीन आ गई है तो आपको इजीली अवेलेबल है तो लग जाएगी। अभी वो वैक्सीन आना और वैक्सीन लगना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हिंदुस्तान सरकार जरूर इस पे भी काम कर रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जा रहे होंगे, कोल्ड स्टोरेज बना रहे होंगे कि डिलीवरी एंड में जो जहां पर कोरोना की जहां पर वैक्सीन लगे वहां पर हमारा माइनस। अब जैसे फाइजर की बात करूं, फाइजर की जो वैक्सीन है उसके लिए -70 डिग्री चाहिए, उसके लिए मिनिमम जो कोल्ड उसका जो टेम्परेचर है वो उसका -70 चाहिए। अब ये अगेन हमारी सरकार के लिए चैलेंज बन चुका है आज की डेट में कि ये सारे प्रावधान को पूरा देखने के बाद ही यहाँ पर फाइनली वैक्सीन आएगी। पर जब तक वैक्सीन आएगी मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ढिलाई करना चाहिए, और इसको एक सीरियसनेस से लो, बिल्कुल सीरियसनेस से लो, अदरवाइज वी विल लैंड इनटू ट्रबल। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गौरव गुप्ता, ये फॉर्मर सेक्रेटरी भी थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के, और इंटरनेशनल रनर भी हैं, मैराथन रनर हैं। तो इनसे आज हमने खास मुलाकात की और डिफरेंट इश्यूज़ पे बात की। मेन इश्यूज़ ये था कि 26 नवंबर को जिस तरीके से देश भर में किसान एकजुट हो रहे हैं फार्म बिल्स को लेकर, उस पर इनका कहना था कि सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर करे ताकि फार्मर्स का जो इनसिक्योरिटी है वो दूर हो सके। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।